Textual example number 5.13. A short bar magnet is placed in a horizontal plate as its axis is aligned to along the magnetic north and south direction. The null points are found on the axis of the magnet as the 14 cm from the center of the magnet. The Earth's magnetic field at this place is a 0.36 cos and the angle of dip is 0. What is the total magnetic field on the normal bisector of the magnet is the same distance as the null point is a 14 cm from the center of the magnet. At the null point, the field due to the magnet is equals and opposite to the horizontal component of the Earth's magnetic field. Okay. तो आपको क्या दे रखा है, एक मैग्नेटिक एक शॉर्ट बार मैग्नेट आपको दे रखा है, उसको अपने स्पेस के मिसके एक रखा हुआ है एक ओरिजिनल प्लेन में. तो ऐसा आपके पास कोई एक बार मैग्नेट अवेलेबल है. दिस इज अ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. ओके. तो और देन आफ्टर दिस इज ऑन द एक्सिस है. तो ऑन द एक्सिस पे आपने एक पी पॉइंट रखा हुआ है ऐसा. दिस इज अ पी पॉइंट और उसका सेंटर से लेके दिस डिस्टेंस इज आर डिस्टेंस. दिस आर डिस्टेंस आपको मिसके दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर. देन आफ्टर आपको दिस उसका बाई सेक्टर मिसके इसका नॉर्मल डिस्टेंस पे आपको आर ही दिया रखा है और वहाँ पे आपको एक मिसके उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालनी है. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके कारण मिसके इस डायरेक्शन में निकलने वाली है और उसके कारण यहाँ पे भी आप नॉर्मल ये भी एक ऑन दी एक्सिस है ना, ये भी एक ऑन दी एक्सिस है. आपने यहाँ पे एक पॉइंट डिसाइड किया था और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे भी लिख सकते हो पी लेस पॉइंट. ठीक है. ओके. तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी और मिसके बार मैग्नेट के कारण इस डायरेक्शन में मिलने वाली है और देन आफ्टर ऑन दी एक्सिस के कारण इसके इस डायरेक्शन में मिलने वाली है और बाइसेक्टर के कारण पे यही डायरेक्शन में मिलने वाली है. कि दोनों का आपको यहाँ पे क्या करना है, एडिशन कर देना है. किस का एडिशन करना है, एक्सिस का एडिशन करना है. देन आफ्टर इसके इक्वेटोरियल प्लेन का एडिशन करना है. ये दोनों का यहाँ पे आपको एडिशन करना पड़ेगा. ठीक है. तो हमको दोनों की पहले क्या निकालनी पड़ेगी, मिसके दोनों की हमको एक मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी. ठीक है. ओके. बट इसके लिए आपको क्या क्या दे रखा है कि भाई एक हॉरिजॉन्टल आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है. आपको बोला है कि भाई डीप एंगल इज 0 है. तो डीप एंगल 0 होता है तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इक्वेशन क्या होता है, एच ई इज इक्वल टू बी ई कॉस डेल्टा. हियर डेल्टा इज इक्वल टू 0 डिग्री. सो दैट हियर ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ अर्थ ये आपको दिया हुआ है 0.36 गॉस. ओके. देन आफ्टर द बी ई एंड कॉस 0 डिग्री. तो cos 0 डिग्री का क्या मीनिंग होता है कि भाई cos 0 का मीनिंग होता है 1. तो यहाँ पे आपको मिसके मैग्नेटिक फील्ड कितनी फाइंड आउट हुई अर्थ की, 0.36 cos फाइंड आउट हो गई. ठीक है. ओके. देन आफ्टर आपको एक्सिस की और इक्वेटोरियल प्लेन की आपको निकालनी है. ओके. हम एक्सिस की हम निकाल देते हैं. तो यहाँ पे एक्सिस की कितनी हो जाएगी कि भाई आप देखिए कि भाई नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है. तो यही डायरेक्शन किसके आ गई, ओरिजिनल कंपोनेंट की. जहाँ पे भी आपका मिसके बार मैग्नेट है वहाँ पे भी आपने ओरिजिनल कंपोनेंट एच ई आपने रखा हुआ है. ओके. तो मिसके आपकी एक्सिस की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एक्सिस इज इक्वल टू आपका इक्वेशन क्या मिलेगा, μ02m/4π r³ मिलेगा. ठीक है. ओके. बट इसमें आपको ऐसा इक्वेशन निकालना नहीं है. आप देखिए कि भाई ये जो आपकी एक्सिस है वहाँ पे भी आपका हॉरिजॉन्टल एलिमेंट अर्थ अवेलेबल है. तो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी एक्सिस इज इक्वल टू हम एच ई लिख सकते हैं. यहाँ पर आपको इक्वेटोरियल एक्सिस की निकालनी है ना. तो इक्वेटोरियल एक्सिस की इक्वेशन क्या बनती है, μ0m/4π r³ बनती है ना. ओके. देखिए दोनों इक्वेशन देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 अवेलेबल नहीं है. अगर उसकी जो वैल्यू आती है ओरिजिनल ऑफ अर्थ की जैसी जितनी आती है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उससे हाफ आएगी. एच डिवाइड बाई हम 2 कर देंगे. ठीक है. ओके. तो हमको क्या निकालनी है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है. तो बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी एक्सिस एंड प्लस बी इक्वेटोरियल. ओके. तो बी एक्सिस की कितनी फाइंड आउट हुई, एच ई फाइंड आउट हुई. सो दैट एच ई एंड प्लस एच ई बाई 2. ओके. और यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, उसकी वैल्यू रख देते हैं भाई ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी थी, 0.36. तो यहाँ पे हम रख देते हैं 0.36 प्लस 0.36 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.18. सो दैट योर आंसर इज 0.54 गॉस. ये आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हुई. और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में होती है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. जो आपके अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है यही डायरेक्शन में वो आएगी. ठीक है. Textual exercise number 5.14.
कि बार मैग्नेट इज न्यूमेरिकल नंबर 13 इज टर्न अराउंड बाय द 180 डिग्री। हमने जो यहाँ पे बार मैग्नेट कंसिडर किया हुआ था ना, यहाँ पे नॉर्थ पोल था, यहाँ पे साउथ पोल था, उसको हमको 180 डिग्री टर्न करवाना है। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, वेयर विल बी दिस न्यू नल पॉइंट बी द लोकेटेड। ओके, हमको एक न्यू नल पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, ओनली फॉर टर्न करवाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे मैं उसको टर्न करके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा। ठीक है, ओके। देन आफ्टर ए है उसके बाद ऑन द एक्सिस, और ए होती है ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ हो सकती है। ओके, देन आफ्टर यहाँ से लेके ए वाली डिस्टेंस मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पी कंसिडर कर लिया। दिस डिस्टेंस इज सपोज के है R1 डिस्टेंस, और देन आफ्टर ए वाली डिस्टेंस कोई हो सकती है, दिस डिस्टेंस इज R2। ओके, यहाँ पे ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ कहाँ पे आएगा भाई, यही डायरेक्शन में आएगी। बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, इसके ए वाली डायरेक्शन में होती है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ भी कहाँ है, यहाँ पे है, और उसके कारण जो मैग्नेटिक लाइन बनेगी तो यहाँ से ऐसे जाती है। तो मैंने यहाँ पे बी ए प्लस बी ई लिख दिया, इसके बी ऑन द एक्सिस और देन यहाँ पे प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, बट यहाँ पे क्या होगा कि भाई यहाँ पे नॉर्थ में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, तो यहाँ पे बी एक्सिस के कारण यहाँ पे आएगी। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपको क्या निकालनी है कि भाई टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको निकालनी है। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आप निकालेंगे और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आती है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो बी एक्सिस का हम इक्वेशन लिखते हैं। तो बी एक्सिस का इक्वेशन हमको मालूम है μ02m/4πr3। देन आफ्टर बी इक्वेटोरियल एक्सिस का क्या आती है, बी इक्वेटोरियल एक्सिस का आती है μ0m/4πr2 ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया R1, क्योंकि एक्सिस के लिए आपने R1 लिखा है, और यहाँ पे मैंने R2 लिख दिया। ओके, पर दोनों के मिस के आपका जो हॉरिजॉन्टल अर्थ रहता है, ओरिजिनल अर्थ की तो मिस के वैल्यू कितनी आती है, सेम ही आती है। तो हम यहाँ पे इज टू क्या लिख देते हैं, ओरिजिनल ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे भी हम क्या लिख देते हैं, ओरिजिनल ऑफ द अर्थ। ठीक है, ओरिजिनल ऑफ अर्थ की जो मिस के जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो सेम ही आता है। ओके, तो उसकी कंपैरिजन में हमको निकालनी है, ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ अर्थ की कंपैरिजन में हमको निकालनी है। तो दोनों का एच ही अवेलेबल है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, तो μ0m/4πr2³ इज इक्वल टू μ02m/4πr1³। ओके, इसमें से जो जो क्वांटिटी आपकी कैंसिल आउट हो सकती है वो कैंसिल आउट कर दीजिए कि भाई μ0 हो जाती है, एम भी चली जाती है, 4π भी कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, देन पर हमको क्या निकालनी है, R2 का क्यूब। तो R2 का क्यूब आपको इस साइड ले आए, R2³ इज इक्वल टू क्या होने वाला है, R1³ × 1/2। ओके, देन पर हमको एक क्यूब को नटवाना है। ओके, तो क्यूब को कैंसिल आउट करने के लिए R2 इज इक्वल टू मैं यहाँ पे R1 लिख देता हूँ, और 1/2 का यहाँ पे 1/3। ओके, इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है आप वो क्वेल्सी में से भी निकाल सकते हो, और लॉग पैटर्न से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, तो उसकी वैल्यू जो आती है वो वैल्यू आती है यहाँ पे 14 × 0.794 इज इक्वल टू 11.1 सेंटीमीटर। मैं आपको ये इसकी मैं सिंपल से आपको मैं मेथड बताता हूँ। आपको कैल्शियम में 1/2 करके उसका 2 टाइम्स रूट निकालना है, देना पर आपको इंटू करना है, उसका 4 टाइम्स रूट निकालना है, और आपको इंटू करना है उसका 8 टाइम्स रूट निकालना है, 2 4 8 2, एंड देन पर आपको 2 बार रूट निकाल के आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आपका 1/3 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ओके, तो उसकी वैल्यू आएगी 0.794 इज इक्वल टू 11.1 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो आपका मिस के R2 मिला, तो R2 ये आपको मिलेगा। R1 तो आपने कितना लिया था, R1 इज इक्वल टू आपने 14 सेंटीमीटर जो आगे है इसमें से आपने ले लिया। ठीक है, बट इसमें R2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, R2 इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट हुआ 11.1 सेंटीमीटर। तो ये R1 क्या, R2 क्या था, इस बाइसेक्टर नॉर्मल डिस्टेंस था, और R1 क्या था आपका 1/3 का इक्वेशन था। Textual example number 5.15 sorry, a short bar magnet of a magnetic momentum, एक आपको मैग्नेटिक मोमेंटम दे रखी है 5.25 × 10⁻²⁰ जूल पर टेस्ला। 5.25 × 10⁻²
joule per Tesla, is placed with its axis is perpendicular to Earth magnetic fields. Its direction at what the distance from the center of a magnet has the resulting field is included at the 45 degree with Earth magnetic field lines. Okay, and it's a normal bisector. Its axis, the magnitude of the Earth field at the place is given by 0.42 Gauss. Ignore the length of magnet is a comparison of the distance involves. ओके तो हॉरिजॉन्टल आपको अर्थ के कम इसके कितना दे रखा है, एच इज इक्वल टू 0.42 गॉस आपको दे रखा है, ठीक है। ओके तो इक्वेटोरियल मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितनी होती है, मीन्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वेटोरियल एक्सिस जितनी होती है और देन आफ्टर एक्सिस जितनी भी हो सकती है। तो आपको क्या फाइंड करना है, वो डिस्टेंस आपको निकालनी है ओनली फॉर, जैसे हमने आगे डिस्टेंस निकाला था वैसा ही आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो बी इक्विवेलेंट के लिए, बी इक्विवेलेंट एच ई इज इक्वल टू इक्वेटोरियल के लिए, तो इक्वेटोरियल का इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, बी म्यू नॉट एम अपॉन 4πr³ मिलेगा। ओके और ध्यान पर आपको r³ को सब्जेक्टिव बना देना है, ध्यान पर आपको r³ को सब्जेक्टिव बना देना, तो r³ इज इक्वल टू आपका इक्वेशन मिलेगा म्यू नॉट एम अपॉन 4πhe। ओके और एच ई की वैल्यू का आपको दिया हुआ है कि भाई ओरिजिनल ऑफ द अर्थ आपको दिया हुआ है 0.42 गॉस, सो दैट 0.42 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ओके म्यू नॉट की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 4π इंटू 10⁻⁷, एम की वैल्यू भी आप रख सकते हो 5.25 इंटू 10⁻² अपॉन 4π, ओरिजिनल ऑफ द अर्थ 0.42 इंटू 10⁻⁴। ओके आपने ये सभी की वैल्यू रख दी, तो आपका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा कि भाई 12.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर। ओके आप उसको साइंटिफिक वैल्यू में यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके साइंटिफिक वैल्यू में भी आप उसका कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे r³ है ना, यहाँ पे r³ है, तो r³ इज इक्वल टू 125 इंटू 10⁻⁶ मीटर भी कर सकते हो, और उसका क्यूब निकालिए तो 125 का कितना आता है 5, और 10⁻⁶ का क्यूब कितना कितना हो जाता है 10⁻² हो जाता है, तो यहाँ पे 5 इंटू 10⁻² मीटर, तो आप मीन्स का 5 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर भी आ सकता है, ठीक है। और वैसा ही आपको इक्वेटोरियल एक्सिस के लिए निकालनी है, तो इक्वेटोरियल एक्सिस के तो निकल गई, बट आपको ऑन दी एक्सिस के निकालनी है। बी ए इज इक्वल टू एच ई इज इक्वल टू म्यू नॉट 2m अपॉन 4πr³। ओके इसमें से आपको r का क्यूब निकाल देना है, और यहाँ पे आपका आंसर आएगा कि भाई 4π, या म्यू नॉट की मैं वैल्यू ही पुट कर देता हूँ 4π इंटू 10⁻⁷, देन आफ्टर यहाँ पे 2, देन आफ्टर 5.25 इंटू 10⁻², दिस इज द मोमेंटम, एंड यहाँ पे 4π, और ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ इज 0.42 इंटू 10⁻⁴। ओके सो दैट r³ इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁵ मीटर, तो आपको r की वैल्यू आपको मिलेगी 0.063 मीटर, ठीक है। दिस इज अ पॉइंट 6.3 सेंटीमीटर, ऐसी आपको वैल्यू मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 5.16 और एडिशनल एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, और इसमें आपको पूरे की पूरी थियरी ही दे रखी है। देखिए फर्स्ट आपको दे रखा है व्हाई डज द पैरामैग्नेटिक सैंपल इज a display the greater magnetization for same the magnetizing field when the cool। ओके आप उसका टेम्परेचर में इसके डिक्रीज कर रहे हो, तो हमने पैरामैग्नेट में एक क्यूरीज लॉ आपके बारे में देखा हुआ था कि भाई क्यूरीज लॉ का इक्वेशन कैसे बन रहा था। दिस मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बी नॉट, मीन्स के आपके मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है, देन आपके टेम्परेचर से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। सो दैट इज मीन्स के प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए हमको एक कांस्टेंट चाहिए। दिस कांस्टेंट इज कैपिटल मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन m इज इक्वल टू c b नॉट अपॉन t, सो दैट टेम्परेचर इज डिक्रीज, सो मैग्नेटाइजेशन इज इंक्रीज, ठीक है। ओके तो वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ख्याल आया। वो टेम्परेचर पे क्यों डिपेंडेंट है कि भाई अगर हम मोलेक्यूल्स का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं तो उसका थर्मल वाइब्रेशन मोर रैंडम हो जाता है, ठीक है, और ऑल्सो दी मोर फ्रीक्वेंट भी हो सकता है।
दिस डू नॉट अलाउ द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल मोमेंट, उसकी सभी की डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती अगर आपका टेम्परेचर में इसके इंक्रीज हो जाता है तो। When a cool, so the thermal vibration are reduced is a property alignment of the dipole momentum is a possible, तो proper alignment हो सकती है। This result is a greater magnetization of the paramagnetic substance. ओके, then अपने सेकेंड देखिए, why is the diamagnetism in the contrast the also the independent of the temperature। पहले तो डायमैग्नेटिज्म किसको बोलते हैं कि भाई उसकी इनसाइड जो टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम होती है वो जीरो होती है और टोटली वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड का अपवर्ड्स करती है। अगर वो टोटली मैग्नेटिक फील्ड का अपवर्ड्स करती है तो वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है ही नहीं, ठीक है। ओके, then अपने सी देखिए, if a toroid is used the bismuth for its core, will the field is the core be the slightly greater, slightly less than when the core is empty। ओके, तो बिस्मथ का आपने यूज किया हुआ है, तो बिस्मथ इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल एंड इज इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द टोरॉइड व्हेन इज यूज्ड एट द कोर। ओके, बिस्मथ तो आपने किसके लिए यूज किया, कोर के लिए आपने यूज किया हो, तो वो क्या करेगा, वो एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेटिक फील्ड का वो अपोज करता है, तो इनसाइड वो टोरॉइड की में इसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर लेगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। ओके, देन आपने डी देखिए, डी आपको दिया हुआ है, इज द परमिएबिलिटी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इफ नॉट इट इज द मोर द लोअर और द हायर द फील्ड्स। कि भाई परमिएबिलिटी होती है वो एक फेरोमैग्नेटिक की इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो डिपेंडेंट होती है और एक क्या कर देती है, फील्ड को वो डिक्रीज कर देती है। देन अपने ई देखिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर दी ऑलवेज द नियर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द फेरोमैग्नेटिक एट एवरी पॉइंट, दिस फैक्ट इज द एनालॉग्स टू द स्टैटिक इलास्टिक फील्ड लाइन्स, दिस बीइंग नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट वाई is the permeability of the ferromagnetic material is always the greater than 1 होती है। permeability of ferromagnetic material की क्या होती है, greater than 1 होती है, वो हमको मालूम है, हमने वो कोष्टक बना के मैंने आपको शो किया हुआ था। इस magnetic field line is normal to the surface at every point होती है। ओके, देन आपने नेक्स्ट देखिए लास्ट, will the maximum possible magnetization of the paramagnetic sample be of the same order of the magnitude as the magnetization of a ferromagnet। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैरामैग्नेट का सैंपल को आपको फेरोमैग्नेट का इसके जो मैग्नेटाइजेशन है उस दोनों का ऑर्डर आपको सेम रखनी है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, हाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी फॉर सेचुरेशन के लिए, ठीक है। उसका सेचुरेशन इंक्रीज सेचुरेशन कंडीशन पे लाने के लिए आपको मैग्नेटाइजिंग फील्ड का हाई यूज़ करना पड़ेगा।